हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जो 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यांश को एक ही वीडियो में। सही सुना आपने, आज आपका एक ही वीडियो में मैं 20 नंबर हिंदी में कंप्लीट करवाने वाला हूं। क्योंकि 10 नंबर का आपका गद्यांश आता है, 10 नंबर का आपका पद्यांश आता है, तो मैंने दोनों को लिया है। देखो मैंने इस वाले गद्यांश को लिया है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, आप खुद ही देख लो। उसके बाद में मैंने इस वाले पद्यांश को लिया है, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन हैं। और इन दोनों को आज हम ट्रिक की सहायता से सॉल्व करेंगे, यानी कि गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने का मैं ट्रिक भी बताऊंगा। देखते ही आप पहचान जाओगे ये किस चैप्टर का है और सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ कर दे दोगे अगर इस वीडियो को आपने लास्ट तक देख लिया। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गद्यांश और पद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, एक ही वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। 20 नंबर भैया कंप्लीट कर लो, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण गद्यांश को, उसके बाद में इस गद्यांश को लिखना कैसे वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, सब कुछ कैसे लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, गद्यांश की अगर हम लोग बात करें तो इसमें होता क्या है, आपको एक गद्यांश ऐसे कुछ दिया जाएगा जैसे यहां पे आपके सामने दिया गया है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, फिर इसके नीचे 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इसी गद्यांश से संबंधित। पांचों का आंसर दो, 10 नंबर आप फ्री के ले जाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमें पेपर मिलता है ना, तो पहले इस गद्यांश को हम ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा पहचानेंगे कि भैया ये गद्यांश किस पाठ का हो सकता है। ठीक है, किस पाठ का हो सकता है। जो गद्यांश मैंने लिया है, इस गद्यांश में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिससे आप आसानी से पहचान सकें, क्योंकि मैंने थोड़ा टफ लेवल का गद्यांश लिया है। देखो पहले इसको पढ़ो। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्म, चारों विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती ये जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है, वो ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। अब देखो, इस गद्यांश में कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जिससे आप पहचान सको कि ये किस पाठ का है। जैसे राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का अगर गद्यांश होता है तो उसमें राष्ट्र कई बार आएगा। अशोक के फूल चैप्टर का होगा तो अशोक का फूल आएगा। भाषा और आधुनिकता का होगा तो भाषा आएगा। निंदा रस का होगा तो निंदा आएगा। लेकिन मैंने एक ऐसा स्पेशल गद्यांश लिया है जिसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जिसको आप इसको पहचान सको। चैप्टर पढ़ोगे तब आप इसको पहचान पाओगे। वैसे जो ये गद्यांश है ना, ये अशोक के फूल चैप्टर का ही गद्यांश है और इसके लेखक हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो बाकी गद्यांश में आपका कुछ ना कुछ दिया रहता है, मैंने बहुत सारे गद्यांश आपको पहले बताए हैं। ठीक है, तो उनको आप देखना और इस गद्यांश को देखना। इसीलिए मैंने इस गद्यांश को स्पेशली लिया है ताकि अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो मैं बता दूं। ठीक है, देखो, आप जब अशोक के फूल चैप्टर को पढ़ोगे ना तो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा इसी भाव में आपको चीजें देखने को मिलेंगी, तो इसीलिए मैंने इस गद्यांश को लिया है। ठीक है, बाकी ट्रिक वाले बहुत सारे ऐसे गद्यांश है जिसमें सीधा सीधा दिया रहता है, भैया अशोक लिखा रहेगा तो अशोक के फूल का होगा। ठीक है, देखो इसके नीचे क्वेश्चन क्या है, 5। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम हमारे अशोक का फूल है, अशोक के फूल। लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जैसे ये है, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। इसकी व्याख्या करनी है, अभी मैं बताऊंगा। थोड़ा बहुत चेंज करके, एक्सचेंज करके आप लोग लिख दोगे ना, नंबर आपको पूरा 2 मिल जाएगा मेरे भाई। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तीसरा, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है। देखो ऊपर दिया गया है सीधा सीधा, यहां पे देखो, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। तो आप लिख देना, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। यही अगर लिख दोगे उठाकर ना,
2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। तो यही सब ट्रिक है गद्यांश सॉल्व करने का कि आपको ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर इसी में मिलेगा। जो गद्यांश मैंने लिया है इसमें पाठ का नाम भले ही बीच में ना दिया हो, लेकिन बहुत सारे गद्यांश है जिसमें पाठ का नाम दिया रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चौथा, लेखक ने किसे बाद की बात बताया है? तो देखो यहां पे लिखा है देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। अगर यही लिख दोगे 2 नंबर कंप्लीट। अब मैं जैसा बता रहा हूं वैसा लिखना, देश और जात की विशुद्ध संस्कृति को बाद की बात बताया है, 2 नंबर यहां पे भी आपका कंप्लीट। तो सारे क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में ही रहेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? मतलब ढूंढ के सिर्फ लिखना है आपको। इसीलिए मैं कहता हूं गद्यांश बहुत इजी होता है, 10 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के होते हैं अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। और उसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है, 2 गद्यांश रहेंगे, करना एक ही होगा, तो ऑप्शंस भी हैं आपके पास। चौथा, लेखक ने किसे, ये हो गया पांचवा, ग्रहण और त्याग का रूप क्या है? तो देखो यहां पे लिखा है हमारे समाज का, हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वो न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। यहां से उठाकर यहां तक लिख दो, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। यानी कि वर्तमान समाज का रूप न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। तो मेरे कहने का मतलब है भाई गद्यांश अगर आप पहचान लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचान रहे हैं तो थोड़ा दिमाग लगाकर पहचान लीजिए। बाकी जो चारों क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके पूरा आंसर आपको इसी गद्यांश में ही दिया रहता है। अब जब इसको हम सॉल्व करने चलेंगे तो कैसे करेंगे वो चीज मैं आपको बता देता हूं, मैं इसको नीचे रखूंगा। देखो जब इसको सॉल्व करने चलेंगे ना, तो इस गद्यांश का जो फर्स्ट वर्ड है मुझे मानव जाति डॉट डॉट करके बाद की बात है, कुछ ऐसे कर देंगे, मुझे मानव जाति डॉट डॉट करके बाद की बात है। इसको कुछ ऐसे लिखना होता है क्योंकि 2 गद्यांश दिए रहेंगे, आपने कौन सा सॉल्व किया है, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? तो वो कुछ इसी ट्रिक से ही वो पहचान लेते हैं कि आखिर आपने कौन सा इसमें से किया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बट हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे मेरे भाई, ठीक है, कुछ इस टाइप से संदर्भ के रूप में। देखो फर्स्ट प्रस्तुत गद्यांश, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं और आप वैसे भी लिख सकते हैं, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों बिल्कुल सही है, चाहे जैसे लिखो, ठीक है। देखो संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंध कार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। तो ये हमारे लेखक का नाम, ये पाठ का नाम हो गया, और ये भैया हमारा हो चुका है हिंदी का, ये हो चुका है, ठीक है। यानी कि हिंदी की हमारी संदर्भ हो चुकी है, 2 नंबर एग्जामिनर भी ऐसे दे देगा, ले बेटा इस पे तेरा ही हक है, ठीक है, ऐसे लिख देना जाकर उठा के। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इतने का व्याख्या करना है कि ये मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली जाती। तो इसको ऐसे कुछ लिखेंगे, देखो ध्यान से समझो। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मानव जाति के विकास के हजारों वर्षों के इतिहास के मनन और चिंतन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जो अनुभव किया है वो ये है कि मनुष्य में जो जिजीविषा है वो अत्यधिक निर्मम और मोह माया के बंधनों से रहित है। देखो थोड़ा सा उससे चेंज करके आप लोग को लिखना है, थोड़ा सा चेंज करके आप लोग लिख दोगे नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सभ्यता और संस्कृति के जो कतिपय व्यर्थ बंधन या मोह थे उन सबको रौंदती हुई वो सदैव आगे बढ़ती चली गई। बस ऐसे लिख दो भाई, 2 नंबर एग्जामिनर भी आपको देकर चला जाएगा, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है? तो लिखा है मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, देखो मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। बस 2 नंबर इसका भी कंप्लीट, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, लेखक ने किसे बाद की बात बताया है? तो देखो देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है, तो ऐसे लिख देंगे देश और जात की विशुद्ध संस्कृति को बाद की बात बताया है। लो बेटा 2 नंबर ये भी कंप्लीट। देखो स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन हैं, पाठ का नाम, लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या, उसको अगर आप लोग प्रॉपर लिख ले गए ना, बाकी 3 क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सा होता है, कुछ भी नहीं है। पांचवा क्वेश्चन, ग्रहण और त्याग का रूप क्या है भैया? 2 नंबर का ये आएगा। तो देखो लिखा है हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वो न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। तो ऐसे लिखेंगे वर्तमान समाज का रूप न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। तो 2 नंबर इसका भी आपका कंप्लीट हो जाएगा।
तो इन सब से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जब तक हैं हम नो टेंशन। तो ये भी आपका 2 नंबर बिल्कुल से कंप्लीट है। ठीक है, तो आपको एग्जामिनर क्या कहेगा, देखो ध्यान से, ऐसे करेगा बेटा, ये ले 10/10, ठीक है, 10/10 दे देगा भाई, क्योंकि बहुत सिंपलिसिटी तरीके से मैंने आपको समझाया है कैसे आप गद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे जो गद्यांश मैंने लिया था ना, इसमें चैप्टर का नाम नहीं दिया था, हमने लिखा, लेकिन बहुत सारे ऐसे गद्यांश है, ज्यादातर गद्यांश में 70% गद्यांश में आपको बीच बीच में चैप्टर का वर्ड दिया रहेगा, मतलब कीवर्ड दिया रहेगा, ताकि आप लोग पहचान सके कि आखिर ये किस पाठ का गद्यांश है, किस चैप्टर का ये गद्यांश है, उसका कीवर्ड दिया रहता है। चलो इसको मैं हटाता हूं अब, और गद्यांश तो हमारा हो गया। अब हम महत्वपूर्ण पद्यांश को पढ़ते हैं। देखो महत्वपूर्ण पद्यांश जो हमने लिया है 10 नंबर का, ये भी आता है, सेम प्रोसेस होगा। आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, यहां तक 5 क्वेश्चन उसके नीचे दिए जाएंगे, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ, कुछ होता ही नहीं है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समझो, चीजों को समझो। देखो क्या है, किस चैप्टर का ये है, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। ये हमारे श्रद्धा मनु चैप्टर का पद्यांश है, और इसके जो कवि है ना, वो जयशंकर प्रसाद जी है, ध्यान रखना। तो हम थोड़ा सा पहले इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे, क्योंकि ये गद्यांश नहीं है कि आपको सीधा सीधा आंसर दिया है लिख दोगे। हिंदी मीनिंग निकालोगे, थोड़ा चीजों को समझोगे, तब आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाओगे। तो पहले हम हिंदी मीनिंग निकालते हैं। देखो, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, मतलब यहाँ पे श्रद्धा जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, यानी कि उनके घुंघराले बाल, मतलब श्रद्धा जी के केस जो है, बाल जो है, वो सुंदर और घुंघराले थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था, देखो, अंश अवलंबित मुख के पास, मतलब अंश कंधा, अवलंबित मतलब होता है आश्रित, ठीक है, मुख के पास, और वे जो बाल हैं उनके चेहरे से होकर कंधों पर ऐसे झूल रहे थे, मानो जैसे नील घन सावक से सुकुमार, मतलब नील नीला, घन सावक, घन सावक का मतलब होता है शिशु बादल, जो नन्हे बादल होते हैं, से सुकुमार, सुकुमार होकर, सुधा, सुधा मतलब अमृत भरने के लिए विधु के पास, यानी कि समुद्र का जो तट होता है या चंद्रमा जो होता है उसके पास पास, मतलब उनके जो बाल है ना, उनके कंधों से होकर ऐसे झूल रहे थे, मानो अमृत पान हेतु नन्हे बादल सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा था कि अमृत पान के लिए जो नन्हे बादल है ना, उस सागर की तट को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लग रहा था। उनके जो घुंघराले बाल थे, उनके कंधों से होकर कुछ ऐसे जा रहे थे। आगे देखो, आगे कहा जा रहा है, थोड़ी और इनकी तारीफ की गई, और उस मुख पर वो मुस्कान, और उस मुख, उनके मुख पर वो मुस्कान थी, जैसे लग रहा था रक्त किसले पर ले विश्राम। रक्त किसले का मतलब होता है लाल कोपलें जो होती हैं, ठीक है, रक्त किसले पर ले विश्राम, विश्राम ले रही हूं, और ऐसा प्रतीत हो रहा था अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण का मतलब सूर्य की एक अलसाई सी किरण जो होती है, ठीक है, अम्लान, अधिक अलसाई हो, अभिराम वो लग रहा था अधिक अलसाई सी किरण हो, अभिराम, ठीक है, अभिराम जो है, ठीक है, अलसाई का मतलब जो आलस्य से परिपूर्ण है, अम्लान का मतलब होता है उज्जवल, ठीक है, किरण, अम्लान का मतलब उज्जवल किरण, यानी कि उनके देखो, और उस मुख पर वो मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम, यानी कि उसके उनके सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्जवल किरण लाल नवीन कोपलों पर विश्राम कर रही हो, कुछ ऐसा दिख रहा था मेरे भाई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हिंदी मीनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, जो मैं जानता था मैंने बता दिया, ठीक है। 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस वही वाला, देखो ऐसे लिखेंगे, इसका फर्स्ट वर्ड घिर रहे थे, फिर डॉट 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 करके अलसाई हो अभिराम, इसका लास्ट वर्ड हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो देखो शीर्षक का नाम है श्रद्धा मनु, कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद, तो इसको लिख देंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, इसकी व्याख्या अपनी भाषा में लिखनी है, वो भी हम लिख देंगे। तीसरा, यहां किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है, तो सीधा सीधा लिख लो उठाकर कि यहां श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन किया गया है। 2 नंबर ये भी कंप्लीट, सब 2-2 नंबर कंप्लीट होंगे। चौथा, अरुण की एक किरण अम्लान,
अधिक अलसाई हो अभिराम, इसमें कौन सा अलंकार है? देखो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। उपमेय में उपमार की संभावना की जाएगी। पांचवा, अम्लान और अभिराम शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखो अम्लान का अर्थ होता है स्वच्छ या स्निग्ध, और अभिराम का अर्थ होता है मनमोहक। तो कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे लिखा मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखे। तो हम कुछ ऐसे लिख देंगे, देखो प्यारा सा, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। तो ये हमारा पाठ का नाम, ये कवि का नाम, और भैया ये संदर्भ हो गया, मतलब हमने पाठ का नाम और कवि का नाम दोनों लिख दिया। प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। 2 नंबर आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है, तो कुछ ऐसे लिखेंगे, किसकी व्याख्या करनी है? देखो, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, इसकी व्याख्या करनी है। तो बहुत प्यार से करेंगे। देखो, श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसके कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की जो लट है, जो लटाएं हैं, उनके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पान हेतु सागर तल छूने का प्रयास कर रहा हो। मतलब उनके जो बाल है ना, उनके कंधों से होकर ऐसे लटक रहे थे घुंघराले बाल, जैसे लग रहा हो कि जो बादल है ना, जो नन्हे बादल हैं, वो अमृत पान करने के लिए, अमृत पीने के लिए सागर तल के तट को छू रही हूं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, सागर तल को छूने का प्रयास कर रही हूं। बस 2 नंबर ये भी। देखो पद्यांश आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको थोड़ा बहुत हिंदी मीनिंग पता होगा, क्योंकि इसमें हिंदी मीनिंग जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको हिंदी मीनिंग नहीं आता तो आप पद्यांश आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी ही होगी, ये क्लियर है, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, यहां किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है? तो सीधा सीधा लिख दो भाई बेझिझक, यहां श्रद्धा की सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है। 2 नंबर आपका ये भी कंप्लीट, मतलब यहां जो है श्रद्धा जी की सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, इसमें कौन सा अलंकार है? 2 नंबर का ये भी रहेगा भैया। तो इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, सीधा सीधा लिख दो कि जो ये पंक्ति है ना, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और रहेगा, 5 क्वेश्चन तो रहेंगे भाई। पद्यांश बहुत इजी हो जाता है, कब इजी हो जाता है? जब आप इसका हिंदी मीनिंग जाने रहोगे। हिंदी मीनिंग पता है तो पद्यांश आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। पांचवा, अम्लान और अभिराम शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए, मतलब अम्लान का अर्थ और अभिराम का अर्थ क्या होगा? तो देखो अम्लान का अर्थ स्वच्छ या स्निग्ध है, मतलब अम्लान का मतलब होता है स्वच्छ, स्वच्छ का मतलब साफ या स्निग्ध, ठीक है। और अभिराम का अर्थ मनमोहक होता है, अभिराम का अर्थ होगा मनमोहक, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। पद्यांश भी हमारा कंप्लीट हुआ है, 5 क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया, और एग्जामिनर ने भी बोल दिया ये ले बेटा 10 में 10 ले टू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में, इसमें कुछ खास था ही नहीं, सिंपल सा था, हमने वो भी आपको बता दिया। तो टेंशन फ्री रहिए, बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। छोटा सा क्लास था लेकिन बहुत स्पेशल क्लास था, मैंने कुछ ट्रिक्स भी आपको बताए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।